नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये एक्सप्लेनर कोई आम लेक्चर नहीं है। आज हम भारत की उस प्राचीन दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां शिल्प कौशल और ललित कलाएं सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि जीने का एक तरीका हुआ करती थीं। एक इतिहास के प्रोफेसर के रूप में मैं आपको उन युगों में ले चलूंगा जहां पत्थरों, मिट्टी और सुरों से जादू बुना जाता था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन प्राचीन कलाकृतियों और परंपराओं ने आज के हमारे समाज को आकार दिया है। आज के हमारे इस मास्टर क्लास का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे सांस्कृतिक विरासत को समझने से, फिर प्राचीन कारीगरों और हस्तशिल्प को देखेंगे, उसके बाद वस्त्र और आभूषण, फिर शास्त्रीय भारतीय संगीत की धुनों को सुनेंगे और अंत में नृत्य की लय पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। सांस्कृतिक विरासत की परिभाषा। बुद्धि की विरासत। आखिर ये विरासत है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए। एक होती है आनुवांशिक विरासत या जेनेटिक इनहेरिटेंस, जो हमें जन्म से अपने माता पिता से मिलती है, जैसे हमारे नैन नक्श। लेकिन दूसरी तरफ है सांस्कृतिक विरासत या कल्चरल हेरिटेज। ये वो सब कुछ है जो इंसान ने अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत और अपने कौशल से बनाया है। कला, नियम, मान्यताएं, ये सब सांस्कृतिक विरासत है। और सच कहूं तो यही इतिहास की सबसे मजबूत ईंट है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 64। प्राचीन भारतीय साहित्य में बाकायदा 64 अलग अलग कलाओं का जिक्र मिलता है। सोचिए जरा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज कला और सौंदर्य शास्त्र को लेकर कितने समर्पित थे। ये एक पूरी सभ्यता के बौद्धिक विकास का पक्का सबूत है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय पर, प्राचीन कारीगर और हस्तशिल्प, मिट्टी को आकार देना। आइए सीधे जमीन से जुड़ते हैं। धातु यानी मेटल्स के आने से बहुत पहले हमारी पूरी जिंदगी मिट्टी के ही इर्द गिर्द घूमती थी, है ना? मतलब इंसान का पालने से लेकर कब्र तक का एक गहरा नाता रहा है इस मिट्टी से। बचपन के खिलौनों से लेकर रसोई के बर्तनों तक सब कुछ तो मिट्टी का था। इंसान और प्रकृति का यह सबसे पहला और सबसे अटूट रिश्ता था। अब एग्जाम के नजरिया से इन पुरातात्विक स्थलों को नोट कर लीजिए। लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की वो मशहूर लाल मिट्टी की दीवारें और बर्तन, या फिर दक्षिण भारत का नागार्जुनकोंडा और मेहसाणा जिले का लांघणज। यहां हमें पकी हुई टेराकोटा और बिना पकी दोनों तरह की मिट्टी की बेमिसाल कलाकृतियां मिली हैं। और हां, कुम्हार का चाक, इसे तो प्राचीन भारत का सबसे बेहतरीन आविष्कार माना जाता है। सोचकर देखिए, बिना किसी आधुनिक मशीन के भी उन्होंने कितनी कमाल की तकनीक ईजाद कर ली थी। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, वस्त्र और आभूषण, धन और रंग की बुनाई। ये वाला तथ्य मेरा पसंदीदा है, ढाका की मलमल। क्या आप यकीन करेंगे कि इस कपड़े का पूरा थान एक छोटी सी माचिस की डिब्बी में आ सकता था? और यह कपड़ा इतना बारीक था कि इसे आसानी से एक अंगूठी के आर पार निकाला जा सकता था। मतलब हाथ से इतने नाजुक कपड़े को बुनने के लिए किस गजब की महारत चाहिए होगी। आज की बड़ी बड़ी मशीनें भी इस कलाकारी के सामने हैरान रह जाती हैं। सोलंकी काल के सुनहरे दौर में कारीगरों ने गुजरात के पाटन में बसकर पटोला सिल्क बुनना शुरू किया। ये बुनाई इतनी जटिल है कि इसे सीखते सीखते कई साल गुजर जाते हैं। ये कला 850 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं? इसके रंग इतने पक्के होते हैं कि चाहे कपड़ा फट जाए लेकिन रंग कभी फीके नहीं पड़ते। बिल्कुल जादुई, है ना? चूंकि भारत की तटरेखा बहुत विशाल है, इसलिए प्राचीन समुद्री व्यापार पर हमारा ही दबदबा था। दुनिया भर के व्यापारी भारत के कीमती रत्नों और सोने चांदी की चमचमाती मीनाकारी के दीवाने थे। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर और ग्रेट मुगल जैसे हीरे इसी व्यापारिक समृद्धि और कलात्मक कौशल का हिस्सा रहे हैं। सच में सोने की चिड़िया ऐसे ही तो नहीं कहते थे। कला का एक और अद्भुत रूप यहां देखने को मिलता है। अजंता की गुफाओं की इस 5000 साल पुरानी शानदार पद्मपाणी पेंटिंग को ही देख लीजिए। ध्यान से देखिए कि कैसे उन प्राचीन कलाकारों ने एकदम बारीक रेखाओं और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके सजीव और निर्जीव वस्त्रों की हूबहू नकल की है। इन चित्रों की आंखों और मुद्राओं में जो गहरी भावनाएं छिपी हैं, वो आज हजारों साल बाद भी हमें अचंभित कर देती हैं। चलिए अब दृश्य कलाओं से आगे बढ़कर श्रवण कलाओं की दुनिया में चलते हैं। सेक्शन 4, शास्त्रीय भारतीय संगीत, पूर्वजों की धुनें। क्योंकि इतिहास केवल इमारतों में नहीं, सुरों में भी रचा गया था। नोट्स निकाल लीजिए क्योंकि यह हिस्सा बहुत जरूरी है। शास्त्रीय भारतीय संगीत के 5 मुख्य राग हैं: श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी। ऐसा माना जाता है कि ये राग सीधे भगवान शिव के पंचमुख से उत्पन्न हुए थे।
ये पांचों राग ही हैं जो शास्त्रीय भारतीय संगीत की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लें। अब अगर हम संगीत के दस्तावेजीकरण की बात करें तो हमारे विद्वानों ने हजारों सालों तक लय, ताल और वाद्य यंत्रों का पूरा रिकॉर्ड रखा है। 900 ईसा पूर्व में नारद मुनि का संगीत मकरंद, 13वीं सदी में पंडित सारंगदेव का संगीत रत्नाकर और 1665 में पंडित अहोबल का संगीत पारिजात। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि हमारा संगीत विज्ञान कितना व्यवस्थित और गहरा था। इन वाद्य यंत्रों की बनावट देखिए, सितार, तानपुरा, सारंगी और रुद्रवीणा। वास्तुकला और ध्वनि विज्ञान का क्या अद्भुत संगम है। 15वीं सदी के तानसेन और बैजू बावरा जैसे महान संगीतकारों ने इन्हीं उपकरणों के तारों को छेड़कर उन प्राचीन ग्रंथों की धुनों को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे ऊर्जावान हिस्से पर आते हैं। सेक्शन 5, नृत्य की लय, गति और भक्ति। यहां सुर और ताल शारीरिक रूप से साकार होते हैं। नटराज के रूप में भगवान शिव की ये मूर्ति अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए हैं। संस्कृत शब्द नृत्य इसी कला को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो स्वयं शिव ने इस कला को स्वर्ग से धरती पर लाकर इंसानों को सिखाया था। जब सुर, ताल और शारीरिक गति एक साथ मिलते हैं तब जाकर सौंदर्य की सच्ची अनुभूति होती है। भारत के शास्त्रीय नृत्यों की विविधता पर एक नजर डालते हैं। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी जो 15वीं सदी में बना, केरल का कथकली जो अपने शानदार वेशभूषा के लिए मशहूर है, और कत्थक जिसका विकास भगवान कृष्ण की श्रृंगार भक्ति के साथ हुआ। हर शैली अपने आप में अपने इलाके की एक अलग और खूबसूरत कहानी सुनाती है। शास्त्रीय कलाओं से थोड़ा बाहर निकलें तो हमारे आदिवासी लोक नृत्य भी कम नहीं हैं। गुजरात के इन नृत्यों को देखिए, ये प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़े हैं। मंजीरा और ढोलक की तेज धुन पर नर्तक अक्सर गोल घेरे बनाते हैं और मोर या गिलहरी जैसे जीवों की नकल करते हुए एक अद्भुत ऊर्जा के साथ नाचते हैं। और सांस्कृतिक मेल जोल की इससे बेहतरीन कहानी क्या होगी। मूल रूप से अफ्रीका से आए और गुजरात के गिर के जंगलों के बीच बसे सिद्दी समुदाय का ये धमाल नृत्य देखिए। वे मशीरा यानी कपड़े से ढके नारियल के खोल पर एक खास ताल में प्रहार करते हैं और उनके हो की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता है। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है ये। और भाई, बिना गरबा के तो ये चर्चा अधूरी ही रहेगी। शक्ति की देवी जगदम्बा और भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़ा गरबा गुजराती संस्कृति की धड़कन है। नवरात्रि के समय बीच में एक छिद्रित मिट्टी का घड़ा यानी मांडवी रखकर उसके चारों ओर तालियों और ढोल की थाप पर जो नृत्य होता है वो भक्ति और उल्लास का सबसे पवित्र रूप है। तो आज की ये क्लास यहीं खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल पर गहराई से सोचें। साधारण मिट्टी के बर्तनों से लेकर उन 64 जटिल कलाओं तक इस विशाल सांस्कृतिक संगम ने मानव इतिहास को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। अगली बार जब आप किसी ऐतिहासिक इमारत को देखें या कोई पुरानी लोक धुन सुने तो याद रखिएगा कि आप हजारों साल पुरानी एक जीती जागती विरासत को महसूस कर रहे हैं। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और इतिहास को जीते रहिए।